अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ी ख़बर है, लेकिन उस ख़बर का पस मंज़र मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। जनाब नवाज़ शरीफ साहब जिस जगह के ऊपर उनका लड़कपन गुज़रा है, बचपन गुज़रा है, यानी एच ब्लॉक मॉडल टाउन, उस ब्लॉक में पास ही उनके घर था, जिस घर के दो नौजवान थे। एक नौजवान का नाम एजाजुल एहसन था, वो वकील साहब थे। वो इस बात के ऊपर बहुत कूड़ा करते थे कि ये जो मियाँ शरीफ और इसके बच्चे हैं या इसके भाइयों के बच्चे हैं, इनकी इतनी शानदार गाड़ियां हैं और ये शूं करके फराटे पड़ते हुए हमारे घर के आगे से गुजरते हैं और इन्होंने शर्म नहीं आती थी, ये डिस्प्ले ऑफ वेल्थ करते हैं और वो बहुत कूड़ा करते थे। वो कूड़ने के बायस उनका चेहरा ही बेचारों का टेढ़ा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा वो दांत पीसते थे। अच्छा, फिर उनका भाई जो था वो मेरा ख्याल है इंजीनियरिंग में उसने कोई डिग्री ले ली और उसको इत्तफाक फाउंड्री के अंदर नौकरी मिल गई। एक दिन वो वहाँ पे कुछ चोरी शोरी करता हुआ पकड़ा गया और उनको फारग कर दिया गया। अच्छे ओहदे के ऊपर वो मुतमक्कन थे, ज़ाहिर इंजीनियर था तो किसी डिपार्टमेंट का हेड ही लगा होगा। उनको फारग कर दिया गया। हमसाये का जो नौकरी जो थी वो हमसायागिरी और मोहल्लेदारी के बायस मिली थी, लेकिन निकालते वक्त इसका ध्यान नहीं किया गया। तो वो जो एक गुस्सा था कि इनके पास इतनी दौलत है और ये जनाब फराटे भरती हुई गाड़ियों के अंदर शूं करके हमारे आगे से गुजरते हैं, वो जो था वो मज़ीद मल्टीप्लाई हो गया। और मल्टीप्लाई होते होते वो एक किस्म की जो ज़ाती दुश्मनी होती है उसमें कन्वर्ट हो गया। वकील साहब जो थे उनकी वकालत जो थी वो चमक पड़ी और उनके पास भी अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत कर दी। उनके पास भी लंबी लंबी गाड़ियाँ आ गईं, लेकिन वो जो गरज था वो दिल के अंदर से निकला नहीं। नतीजे के तौर के ऊपर उन वकील साहब को ज़िंदगी में जब भी मौका मिला उन्होंने शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हत्ता कि वो जो इत्तफाक फाउंड्री से निकाले गए थे, इत्तफाक फाउंड्री तबाह हो गई, विक गई। उसकी ज़मीन के ऊपर मलिक रियाज ने हाउसिंग स्कीम भी बना दी, लेकिन जो था और उसके नतीजे के अंदर जाके मतलब उसके बाद मियाँ शरीफ साहब ने सऊदीया में जाके गल्फ़ स्टील मिल बनाई। अब गल्फ़ स्टील मिल को सऊदीया में नहीं, यूएई में गल्फ़ स्टील मिल को फिर उन्होंने मुंतकिल किया सऊदीया के अंदर। आजकल वो वहाँ पे स्टील मिल चल रही है, जनाब हज़रत क़िबला हुसैन नवाज़ साहब की वो मलकियत है। उन बेचारों का रोटी टुक्कर जो है वो उसी मिल से चलता है और वो मिल जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सियासत को फाइनेंस भी करती है। और चूँकि हुसैन नवाज़ साहब की तरबियत उनके दादा ने फरमाई है और वो दादा के बहुत ज़्यादा लाडले पोते हैं। आपको पता है हम एक दादा पोता शो भी करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हम वो करते हैं जो हमारे इल्म के मुताबिक हुसैन के और मियाँ शरीफ साहब के दरमियान हुई हैं। लेकिन वो दादा पोता जो हैं वो चूँकि दादा की तरबियत याफ्ता है और उस तरबियत का एक ख़ास अंसर है कि वालदैन की इज़्ज़त उन्होंने अपनी जान से बढ़ के करनी होती है। तो दो बीवियाँ होने के बावजूद भी हुसैन नवाज़ साहब जितना ध्यान अपने वालिद साहब का रखते हैं और मरहूमा वालदा का रखा करते थे, शायद वो बाकी बहन भाइयों में उतना ख्याल कोई ना रखता। लेकिन बहरहाल वो जो स्टील मिल उन्होंने सऊदी अरब के अंदर बनाई, उसके अंदर हुसैन नवाज़ साहब भी कभी कभी चले जाते हैं झूमते झामते। तो वो पहुँचे तो पता चला कि कंसल्टेंट की कोई टीम आई हुई है और उन्होंने जब उस टीम को गौर से देखा तो उसमें एजाजुल एहसन साहब के भाई साहब भी थे जो उस मिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें कहा यार तू इत्थे भी आ गए, वो कितने थे साड़ी जान छड़ दे। उन्होंने फिर वहाँ से बुला के अपने सिक्योरिटी वगैरह को तो एजाजुल एहसन साहब के भाई को अपनी मिल से बाहर फेंकवाया। सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि ये लोग जो हैं शरीफों की मोहब्बत के अंदर इतने आगे चले गए हुए थे कि ज़ाती गरज से भी ज़्यादा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं हो जाती कि वहाँ से मैं तफसील ला के तो उसको शहजाद अकबर को दूंगा और शहजाद अकबर फिर एक और रेफरेंस बनाएगा। ऐसा काम ली गया ऐसा जो एजाजुल एहसन के भाई साहब। एक बेंच बनता है और बेंच के अंदर पनामा की जजमेंट आती है। उसके बाद चूँकि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी लाडला साहब की ये फरमाइश थी कि अगले इंतखाबात के अंदर अगर नवाज़ शरीफ जेल से बाहर रह गया
تو میری الیکشن کیمپین جو ہے، انتخابی مہم بے اثر رہ جائے گی۔ پھر میں جب فواد چودھری کے حلقے میں پہنچوں گا تو سٹیڈیم میں 350 بندہ موجود ہوگا، اور جب میں شدر تقریر کرنے کے لیے لینڈ کروں گا ہیلی کاپٹر کے اوپر تو ٹوٹل 80 بندے، جن میں سے کوئی 12-13 جو تھے وہ ٹینٹوں والے تھے، وہ کھڑے ہوں گے، تو میں ایسی کمپین نہیں چلا پاؤں گا۔ تو ایک تو یہ آپ نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے کرنل شفیق کے ذریعے کہ وہ صرف مجھے دکھائے کہ میں سٹیج پہ کھڑا ہوں، تھلے نہ بخائے جس طرح آپ نے دھرنے میں مینج کیا تھا۔ اور دوسرا آپ نے یہ مینج کرنا ہے کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی جو ہے وہ آزادی سے انتخابی مہم نہ چلا سکیں، بلکہ وہ جیل کے اندر ہوں اور ہم اپنے ووٹر کو بتا سکیں کہ ہم نے کن کو تن کے رکھ دیا۔ تو اس پورے پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جب اسٹیبلشمنٹ نے آواز لگائی تو بڑے بڑے جو متعصب جج تھے، جن میں سے ایک کی ہمشیرہ محترمہ کو شہباز شریف صاحب نے کسی وقت طلاق بھی دے دی ہوئی تھی، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ کنوں کو ہاتھ لگا کے سائیڈ پہ ہوگا کہ نہیں یہ بڑا بڑا تراؤ ہے گا، اے بہت بڑا ظلم ہے گا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک مرد مجاہد تھا جس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا آپ کا بھائی کرے گا، اور وہ اس مرد مجاہد کا نام اعجاز الاحسن تھا۔ تو اعجاز الاحسن صاحب، میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ عدالت کے اندر میرا خیال ہے ہمارے دوست مطیع اللہ جان صاحب نے غلطی سے ان کا نام اعجاز الحسن یا اس طرح کر دیا تھا، تو انہوں نے پھر اس طرح سے اپنے نام کی کریکشن کروائی تھی کہ میرا نام اعجاز الاحسن ہے، تو مجھے اعجاز الاحسن کہنا ہے آپ نے، تو میں اس لیے ان کے فرمان کے عین مطابق کر رہا ہوں۔ تو اعجاز الاحسن صاحب نے اس کے اوپر اپنی بلی پیش کی، اپنا سر اس اوکھلی کے اندر دھکیل دیا کہ جناب آپ کا بھائی جو ہے وہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی اور پورے خاندان کو، اگر آپ یاد کریں تو ان کی پوری انتخابی مہم اور اس کے بعد میڈیا کیمپین کے اندر میاں نواز شریف کے دونوں صاحبزادگان حسین نواز اور حسن نواز کو بیڑیاں ڈال کے پاکستان لانا، ہتھ کڑیاں ڈال کے پاکستان لانا اور یہاں پہ عدالتوں میں پیش کرنے کا جو بیانیہ تھا، وہ بیسیکلی اعجاز الاحسن صاحب کی عدالت کے اندر دی گئی ایک آبزرویشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، اور اس وقت وہ نمبر 1 ادارے کی سوشل میڈیا ٹیم ہوتی تھی، اس کے ذریعے تخلیق کیا گیا۔ یوں اس بری طور پہ اعجاز الاحسن صاحب استعمال ہوئے، اور یہ اس طرح اس میں گھس چکے تھے، گوڈے گوڈے پھنس گئے ہوئے تھے کہ لاہور میں ایک جج صاحب کے صاحبزادے کی شادی تھی، اور وہاں پہ ہمارے دوست جناب سعید چودھری صاحب بھی موقع ہوتے موجود سن۔ تو انہوں نے اس جج کو، جو اس وقت احتساب کا جج تھا اور جس کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کا کیس لگا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ کیس جو تھا وہ عدم ثبوت کی بنیاد کے اوپر جو تھا وہ ختم کر دیا تھا، تو انہوں نے اور جو نیب اس کے خلاف اپیل فائل نہیں کر رہی تھی، یاد ہے پھر آپ کو میجر ریٹائرڈ قمر الزمان صاحب ایک چیئرمین نیب ہوتے تھے، ان کو سپریم کورٹ نے بلا کے چاڑا تھا اور کہا تھا کہ یہ تم نے اپیل کیوں نہیں فائل کی؟ تو اس نے کہا جی میرے خیال کے اندر، اور مجھے قانون یہ حق دیتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کا، میرے خیال کے اندر یہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، اور اس کے خلاف اپیل فائل کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہم سرکار کا پیسہ ضائع کریں، باقی جو مقدمات ہیں اس میں کیوں اپیل فائل کریں؟ تو پھر میجر ریٹائرڈ قمر الزمان کے جانے کا انتظار کیا گیا، تو نئے چیئرمین کے ذریعے پھر اس کے خلاف بھی اپیل دلوائی گئی۔ تو اس اپیل کے حوالے سے انہوں نے جج صاحب کو بھی ڈانٹ پلائی کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم کہو کہ جناب اس کے اندر کوئی مواد نہیں ہے، تمہیں فیصلہ دے دینا چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ وہ اپیل کرتے تو ہمارے پاس آتی نا تو ہم دیکھ لیتے، تم کرتے تو صحیح۔ اور اس کو بلا کے نیب کے پروسیکیوٹر کو کہ تمہیں ابھی تک انہوں نے اپیل ہی فائل نہیں کی، انہوں نے کہا جی چیئرمین صاحب نہیں مانتے، انہوں نے کہا چیئرمین کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے چیئرمین کو بلا کے اپنی عدالت کے اندر بہت ذلیل و خوار کیا، چونکہ میجر ریٹائرڈ قمر الزمان صاحب جو تھے وہ پکی ہڈی کے اور موٹی کھال کے آدمی تھے، انہوں نے کہا جی آپ جو مرضی کر لیں، چونکہ قانون مجھے یہ حق دیتا ہے، لہذا میں تے اپیل کوئی نہیں کرنی۔ پھر وہ اپیل فائل ہوئی، پھر اس کے اندر سزا اپہیلڈ ہوئی، پھر وہ سپریم کورٹ میں گئی، اور سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے خلاف وہ مقدمہ اڑا دیا، جبکہ
जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी के इक़्तिदार का सूरज सवा नेज़े के ऊपर कायम था, उस वक्त वो मुकदमा उड़ाया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो कि एजाज़ुल अहसन साहब ने करवाया था। यूँ पर्सनल गरज के साथ ये निगरान जज मुकर्रर हुए कि 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को जेल में धकेल के आना है। ये इनका वो बचपन का पाला हुआ गुस्सा और गरज था कि जिसके ऊपर दांत पीस पीस के माशाल्लाह उनका शक्ल ही उनका चेहरा ही ऐस की शक्ल का बन गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा करके अगर तुसी गौर नाल वेखो तो बेचारे दा चेहरा ही टेढ़ा होया हुआ है। क्यों? गुस्सा बड़ा आंदा सी। अच्छा, गुस्सा काट नहीं सकता सी, फिर दंद पीस, ठीक है। तो ये अच्छा, ये और एक जो सलीम साहब से, शहजाद सलीम साहब, चेयरमैन नैब लाहौर, इन दोनों लोगों के आपने चेहरे देखने। मैं किसी का खुदा ना खास्ता मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन उन्होंने अपने अमाल के नतीजे के अंदर अपने चेहरे खराब कर लिए हुए हैं। आप ज़रा गौर से देखिएगा उनको कि वो उनको गुस्सा ऐसा करके, ठीक है यार, अल्लाह ताला ने बंदे को खुश रहने के लिए यहाँ पे भेजा है, तो खुश रहा करो बादशाह, क्यों इतनी टेंशन लेंदे हो। मुझे लगता है कि आज जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वो भी इसी गुस्से के अंदर आके इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने, अदरवाइज़ उनका इस्तीफ़ा बनता नहीं था। वो चीफ़ जस्टिस बनने वाले थे, अक्टूबर के अंदर उन्होंने चीफ़ जस्टिस बन जाना था, और फिर वो चीफ़ जस्टिस बन के इमरान अहमद खान नियाज़ी की जितनी बलाएँ चाहते लेते, जितना उसको चूमना चाहते चूमते, जितना उसको चाटना चाहते चाटते। वो कोई इमरान अहमद खान नियाज़ी की मोहब्बत में ऐसा ना करते, बल्कि वो नवाज शरीफ के उस बुग़्ज़, उस नफ़रत और उस दुश्मनी में ऐसा करते जो बचपन में नवाज शरीफ गड्डी छूं करके लंघांदा हुंदा सी ना। वो दुख सी बेचारे नूं, वो तकलीफ थी उनको कि जनाब ये अपने आप को कोई शय समझते हैं, इनके पास दौलत आ गई, साढ़े अब्बा जी को नहीं हैगी तो फिर केड़ी गल है। तो वो उस बुग़्ज़ के अंदर फिर अल्लाह ताला ने माशाल्लाह को मियाँ नवाज शरीफ ने सोना भी बनाया है ऐसे हैं। आप देखें ना, गुपलू सा, पोपला सा, हैं, पोपट किस्म का लगता है नवाज शरीफ। उस दौर के अंदर नवाज शरीफ की तस्वीर देखें, जब वो हैं कॉलेज के जो एक दो तस्वीरें दस्तयाब हैं मियाँ साहब की, वो मुलाहिजा करें तो नवाज शरीफ लगता भी तो पोपट है नहीं यार। इधर आपने मेरा मतलब टोटल वीरानी पई हुई सी, बीकानेर के सहरा। तो औधर मियाँ मेरा मतलब है कश्मीर की बर्फ पोश और सब्ज पोश पहाड़ियाँ है। तो वो कंपैरिजन तुसी देखो ना बीकानेर के सहरा का कश्मीर की सब्ज पहाड़ियों के साथ, तो वो भी मतलब कि अब ये अल्लाह से ही लड़ाई है ना यार। अल्लाह ने जैसा बना दिया है, ठीक है, हम उस पर खुश हैं। अल्लाह ने हमें बाल दे के छीन लिए, हम उसकी इस मोहब्बत के ऊपर भी, इस करम के ऊपर भी खुश हैं। इस करम का मैं कैसे करूं शुक्र अदा है। वो जो है वो बड़ी मशहूर मरूफ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की वो जो है, हम तो उस्ताद फ़तेह अली ख़ान से सुनना शुरू हुए ना, उनके वालिद साहब को भी मैंने ऐसे बैठ के सुना। तो मेरा मतलब है नुसरत साहब को तो बहुत दफ़ा सुना है, जब वो दुनिया के लिए नुसरत फ़तेह अली ख़ान नहीं थे उस वक्त भी सुना है। नाल दे घर आके ठहरते होंगे सन पाक पतन शरीफ, हैं जी। हाँ, तो फिर पूरी रात में सुने उन्होंने, तो वो कर शुक्र कैसे अदा, वो कमाल है, ठीक है। तो भाई असी तो ਇਹਦੇ ਤੇ भी शुक्र अदा करते हैं। वो इस गल ते कि गड्डी छू करके लंघाता सी साढ़े घर के अंदर, नहीं छड्डना तूने देना इन्हू फाड़ के। तो उन्होंने जनाब अपना वो वाला ग्रज निकाला और 2018 से पहले उनको कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर बाज़ लोगों का ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चूँकि 2 लोगों का 3 लोगों का नाम लिया था, तो और मरीम नवाज शरीफ ने इनका स्टेज पे खड़े होकर नाम लिया था, और एक जलसे के अंदर तो उन्होंने ट्रक भी दिखाया, हाथ में छोटा प्लास्टिक का ट्रक पकड़ा हुआ था, ठीक है। और फिर उन्हें जनाब आपको पता है फिर मोहतरमा जो हैं खातून जो है बड़ी कपत्ती किस्म की खातून है, जिन्हें दोवां का नाम लिया दोवें ही उठ गए जी, फारग हो गए जी। कल मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया है, और आज जनाब आज ही मैंने उसके ऊपर सुबह विलाग किया है इसके ऊपर। तो आज जनाब पता नहीं वो पहले आई या ये पहले आए, और आज जनाब एजाज़ुल अहसन साहब ने दिया। बहुत से बदखा ऐसे हैं, मैं तो मैं तो ऐसी बात नहीं करता, जो कहते हैं कि वो जिसने इमोजी भेजा था ना आंटी जी को, जनाब हज़रत किबला मुनीफ अख्तर साहब, और शायद वो भी चले जाए। तो हालांकि उन्होंने भी चीफ़ बनना है, अगरचे थोड़ी देर बाद बनना है, लेकिन बनना है। तो इन्हों ने भी चीफ बनना सी अक्तूबर दे विच है, लेकिन बहरहाल इस्तीफा दे के नस गए ने। माड़े दा की जोर मोहम्मद रोना या नस जाना, लेकिन ये माड़े तो नहीं थे, इनकी तो बहुत ज़्यादा पावर्स थी। और ये पावर्स कहाँ से विड्रॉ करते थे?
پاور کہاں سے ڈرا کرتے تھے, کہاں سے پاورز لیتے تھے؟ ہائے کی پتہ ہے پاور ہاؤس میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہو, پاور ہاؤس کا آپریٹر ہی بدل گیا ہویا, اسی ہوں کی کری, ہائے مارے گئے, لہذا استعفیٰ دے کے ہم دوڑ گئے. ٹھیک ہے. جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بعد جناب اعجاز الاحسن صاحب بھی جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے جتی چھڑ کے دڑکی لگا چکے ہیں, اور میدان کے اندر کھڑا ہمارا شیر میاں داؤد جس نے دونوں کے خلاف ریفرنس فائل کیے تھے, وہ کھڑا ہو کے للکار رہا ہے, اور نہیں چھڑا گا, اوے نہیں چھڑا گا میاں داؤد, تیری راتی بھی کوئی نہیں جمیا, بند کر دو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.